एक चीज रहेगी इससे पहले मोमेंटम की डेफिनेशन से पहले मोमेंटम बताते ही शुरू कर दिया। मोशन कंटेन इन ए मोशन, मोशन कंटेन यानी बॉडी में कितना मोशन है। अगर बॉडी रुकी हुई है तो मोमेंटम जीरो है। अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द। These two together decide how much motion is present in the body. इससे फायदा क्या है कि if the amount of motion is more, it requires more force to change its state. Amount of motion कम है तो उसको कम force चाहिए। बात समझ में आया? क्या है मोशन? मोशन कंटेन इन ए बॉडी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। एंड मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज, जब भी फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली बोलते हैं। मैथमेटिकली मोशन इज डिफाइंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? यानी जो वेक्टर के रूल्स हैं जिनसे वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, मिलाते हैं, जोड़ते हैं, वही रूल यहाँ पे अप्लाई होते हैं। समझ में आ गई बात? और मोशन की मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है? मोमेंटम की डायरेक्शन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो एनर्जी की डायरेक्शन भी वही है। देखो मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड which you will get by the product of mass and velocity, and another is direction. The direction, what will be the direction of momentum? The direction of velocity. ठीक है? कोई डाउट है? ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब मोमेंटम की से पहले एक चीज रह गई, क्या रह गई बताओ? उससे पहले रह गई इनर्शिया का मेजरमेंट क्या है? हाउ वी मेजर इनर्शिया? कैसे? इनर्शिया इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसकी इनर्शिया की बात कर रहा हूँ उसका मास। अगर उसका मास ज़्यादा है तो उसमें इनर्शिया ज़्यादा है, मास कम है तो इनर्शिया कम है। अब इसकी एग्जाम्पल है, एक छोटा सा पत्थर है, उसको आप फोर्स लगाएं पैर से, वो हिल जाएगा, और उसके मुकाबले बड़ा पत्थर हो तो उतनी ही फोर्स से वो पत्थर नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि मास ज़्यादा होने से इनर्शिया ज़्यादा हो, ज़्यादा इनर्शिया के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। इफ यू वांट टू, इफ द इनर्शिया इज हायर, इज मोर देन inertia of any other object, it require more force. It require a higher force. इसी तरह एक कार है और एक आपकी साइकिल है, ये सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड से, तो दोनों में इनर्शिया ऑफ मोशन है। लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन दोनों में बराबर का नहीं है। किसमें ज़्यादा है? जबकि स्पीड दोनों की सेम है, तो लेकिन मास जो कि बस का ज़्यादा है, इसलिए उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन उसमें ज़्यादा है, और साइकिल का मास कम है, इसलिए इनर्शिया ऑफ मोशन। इसलिए आप अगर चाहें तो बस आगे की तरफ जा रही है, पीछे से साइकिल को पकड़ेंगे, साइकिल रुक जाएगी। जो फोर्स चाहिए साइकिल को रोकने के लिए वो आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें इनर्शिया कम है। बस में इनर्शिया ऑफ मोशन ज़्यादा है। आप चाहे बस को रोकना चाहें उसी तरह से, तो बस चल रही है, आप पीछे से हैंडल पकड़ के उसको रोकना चाहें तो आप नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? जबकि दोनों की स्पीड सेम है। यहाँ ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी को हम इन्वॉल्व कर लेंगे तो फिर मोशन, तो अमाउंट ऑफ मोशन आ जाएगा। अमाउंट ऑफ मोशन में दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं, अगर दोनों मास का और वेलोसिटी का। ये बात समझ में आया? अब देखिए आप, अब इसकी एग्जाम्पल लीजिए। एक साइकिल है, उसका मास जो है मान लीजिए 50 ग्राम, ये किलोग्राम, और वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बस है, उसका मास 5000 किलोग्राम, वो भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो मोशन, जो अमाउंट ऑफ मोशन है साइकिल में कितना है? 50 × 10, 50 उसका मास, 10 उसकी स्पीड, कितना हो गया? 500। और बस में कितना है? 5000 × 10, कितना है? 50,000।
तो मोशन बस में ज्यादा होगा और साइकिल में कम। इसलिए जब दोनों ब्रेक लगाएंगे सेम टाइम पर तो दोनों एक साथ नहीं रुकेंगे, एक ही जगह पे नहीं रुकेंगे। तो अगर साइकिल में मोशन कम है वो पहले रुक जाएगी और बस में मोशन ज्यादा है इसलिए वो आगे तक गए, इसलिए एक्सीडेंट हो जाते हैं कि बस वाले समझिए ब्रेक लगाते हैं तो वो नहीं रोक पाते क्योंकि मोशन ज्यादा है उसके अंदर, और जहाँ रुकना चाहिए वहां नहीं रोक पाते, वो आगे चली जाती है और वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है। बात समझ में आ गई? मोमेंटम की डेफिनेशन क्लियर हो गई? इट इज अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी, एंड इसको साथ में इसका जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है मैथमेटिकल पार्ट वो साथ में बता रहे हैं। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज स्केलर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए। अच्छा, अब मोमेंटम का जो यूनिट है मोमेंटम वो उसका सिंबल है, मोमेंटम का सिंबल P है, मास इनटू वेलोसिटी। तो उसका जो यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर वो होगा किलोग्राम, जो कि यूनिट उन्हीं फॉर्मूले के उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज से निकलता है जो उसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें मास इन्वॉल्व है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, वेलोसिटी इन्वॉल्व है, उसका यूनिट क्या होता है, ऐसा ही की बात कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आगे बात समझ में, किलोग्राम मीटर। आगे हम फोर्स की यूनिट में नहीं आए, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, जब फोर्स के फॉर्मूले पे आएंगे तो वहाँ पे फॉर्मूले से फोर्स का यूनिट निकल लेगा। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? उसके बाद आता है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको इनर्शिया नहीं कहते। इनर्शिया जो है वो तो ये बताता है कि इनर्शिया वो जो नेचुरल प्रॉपर्टी है वो कब चेंज होगी। लॉ जो है प्रॉपर्टी को तो इनर्शिया कहते हैं, लेकिन वो चेंज कैसे होगी वो फर्स्ट लॉ बताता है। वो किस चीज़ से चेंज होगी, वो जब अनबैलेंस फोर्स लगेगी तब वो इनर्शिया चेंज होगा, अदरवाइज चेंज। इसलिए फर्स्ट लॉ जो है वो डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी बन जाता है, यानी फोर्स वो एजेंट है जिससे इनर्शिया चेंज होता है। इफ व्हाट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, और इफ इट इज इन मोशन द एक्सटर्नल फोर्स इज दैट फोर्स which changes or tries to change the state of rest or state of uniform motion in straight line। यानी जो इनर्शिया में चेंज लाने वाला एजेंट है वो फोर्स है। ये फर्स्ट लॉ जो है वो इन फोर्स की डेफिनेशन भी बन जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट और नॉट? इनर्शिया में क्या चेंज लाने वाली एजेंट फोर्स है। सेकंड लॉ जो है वो ये बताता है कि फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, फोर्स कितनी होगी। अब ये सेकंड लॉ को दो तरह से डिफाइन किया गया है। पहले मैं डेफिनेशन दे देता हूँ, फिर उसके वैसे मैथमेटिकल डेरिवेशन पे आ जाऊँगा। एक वर्जन है सेकंड लॉ का इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन। जिस चीज में एक्सीलरेशन है इससे क्या साबित हो रहा है, फोर्स के हिसाब से एक्सीलरेशन का मतलब उसकी स्पीड बदल देगी, और चेंज बिना फोर्स के नहीं आ सकता। तो अगर किसी में एक्सीलरेशन है इसका मतलब उसमें फोर्स लग रही है, उसमें फोर्स लग रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर एक्सीलरेशन जीरो होता है तो अनबैलेंस फोर्स जीरो होगी, फोर्स नहीं है, फोर्स या तो है नहीं या उसका रिजल्ट जीरो। एक्सीलरेशन का मतलब उसकी स्पीड बदल रही है, तो चेंज आ रहा है ना, और चेंज बिना फोर्स के इम्पॉसिबल नहीं आ सकता। तो सेकंड लॉ ये बताता है कि ये जो एक्सीलरेशन है दो टर्म्स में, मोमेंटम की टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं और इसको एक्सीलरेशन की फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं कि व्हेनेवर ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हेनेवर ए फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, कौन सी फोर्स? अनबैलेंस्ड।
इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। फोर्स लगेगी, अनबैलेंस फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। ये बात समझ में आ गई? ये पहला हिस्सा, ये लॉ नहीं है। Whenever an unbalanced force act on an object, it produces an acceleration. लॉ ये बताता है एक्सेलरेशन किसके बराबर है। The law states that this acceleration is directly proportional to the force applied on the object. यानी फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगा। And inversely proportional to the mass of the object. यानी फोर्स लगाई आपने दो चीजों पे, एक भारी है और एक हल्की है, दोनों पे सेम फोर्स लगाई, तो जो एक्सेलरेशन आएगा, जो स्पीड में चेंज आएगा, वो भारी चीज में कम आएगा और हल्की चीज में ज्यादा आएगा। एग्जाम्पल है, साइकिल पे आप फोर्स लगाएं और उतनी ही फोर्स आप बस में लगाएं। आवश्यकता आपकी फोर्स से बस हिले, लेकिन जिस स्पीड से साइकिल हिलेगी उस स्पीड से बस नहीं हिलेगी। तो मास जितना ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन कम होगा फॉर ए गिवन फोर्स। तो व्हाट दिस लॉ स्टेट्स कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट इज इनवर्स। इनवर्स किसे कहते हैं कि एक बढ़े दूसरा कम हो, और इनवर्स को उल्टा एक न्यूमरेटर में लिखते हैं क्वांटिटी, दूसरी 1/में लिखते हैं। 1/में कोई क्वांटिटी लिखते हैं मतलब इनवर्स है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और सेम पोजीशन पे लिखे हो तो डायरेक्टली कहलाता है, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, दोनों न्यूमरेटर में या दोनों डिनोमिनेटर में। तो व्हाट सेकंड लॉ स्टेट्स दैट इफ ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो पहले बताओ उसमें होगा क्या? फोर्स लगेगी तो इट विल प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। ये पॉइंट क्लियर हो गया? दिस एक्सेलरेशन, अब देखो लॉ का पार्ट शुरू हो रहा है, अभी तक लॉ नहीं आया था, अब लॉ आ रहा है। दिस एक्सेलरेशन इज, पहला इसको वर्ड्स में बोल दो, दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, of unbalanced force acting on the object, and inversely proportional to the mass of the object, and it will be in the direction of force. यानी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? फोर्स की डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। तीन बातें इसमें, एक तो किसके फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्शन क्या है। तो पहला पॉइंट क्या है कि whenever a force act on an object, it produces acceleration. Unbalanced force act on an object produces acceleration. This acceleration is directly proportional to the force acting on the object and inversely proportional to the mass of the object. Mathematically, A is proportional to F, A is proportional to 1/m. और जब हम इसको कंबाइन करेंगे इन दोनों को, तो ये आ जाएगा A is proportional to F/m. F/m। बात समझ में आ गई? यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में लिख देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। ये इसकी दोनों की कंबाइंड पोजीशन ये आ जाएगी। अब एक रूल है मैथ्स का कि अगर प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं तो उसमें कांस्टेंट कोई सिंबल लिख देते हैं। इसकी कोई, ये प्रोपोर्शनल का निशान किसी कांस्टेंट वैल्यू से हटता है। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, वो निकाली जाएगी एक्सपेरिमेंट की वजह। लेकिन जब तक वो वैल्यू नहीं पता उसकी जगह वो सिंबल यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का निशान लगा के इक्वल टू लगा रहे हैं, और साथ में हमने K लिख दिया। K इज ए वो कांस्टेंट है जिसको हटा के हमने प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा के K लगा। ये मैथ्स का रूल है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं तो अब तक उस कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है तो वो वैल्यू लिख दो। अगर कांस्टेंट की वैल्यू 2.5 है तो प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएगा इक्वल टू 2.5, आगे बाकी चीज़ आ जाएगी। लेकिन अगर तो उसकी वैल्यू नहीं पता, कैलकुलेशन में नहीं आया, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कोई सिंबल, कोई वेरिएबल सिंबल लिख देते, फिर उसकी वैल्यू निकालते। तो यहाँ पे हमने क्या सिंबल लिख दिया, K लिख दिया कि भाई ये व्हाट इज K? K इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। K को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। ये रूल है मैथ्स का। ये 6वीं 7वीं क्लास में
एक चैप्टर है जिसमें प्रोपोर्शनलिटी को कैसे हटाते हैं वहाँ सिखाया जाता है मैथ्स के अंदर। तो सर बहुत से लोग नहीं पढ़ते, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंट के जरिए, तो वो 1 निकली। क्या निकली? SI यूनिट में वो वैल्यू 1 निकली। तो यहाँ आ जाएंगे K इज इक्वल टू 1 बाई कैलकुलेशन। तो इससे क्या हो गया? A कितना आ गया? F इज इक्वल टू F अपॉन N। तो K की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, और दूसरा क्या बन गया? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इज इक्वल टू M इंटू ये फॉर्मूला बन गया फोर्स का, वन ऑफ द फॉर्मूला। ये पॉइंट समझ में आ जाएगी? तो आई एम रिपीटिंग न्यूटन सेकंड लॉ अगेन कि व्हेनेवर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टेड ऑन ऑब्जेक्ट, तो दूसरी तरफ मोमेंटम की फॉर्म में भी दे सकते हैं। दो तरीके से ये लॉ कर सकते हैं, दोनों में सेम रिजल्ट निकलेगा, फॉर्मूला आखिर में सेम निकलेगा। तो सबसे पहले बताएंगे फोर्स लगेगी तो अनबैलेंस फोर्स लगेगी तो बॉडी में क्या पैदा होगा? एक्सीलरेशन। कॉमन सेंस की बात है कि फोर्स लगाई है तो उसकी स्पीड में चेंज आएगा, चाहे वो 0 से बदले चाहे वो ऑलरेडी कुछ है उसमें चेंज आए। तो व्हेनेवर अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन। आगे लॉ क्या कहते हैं? द लॉ स्टेट्स दैट दिस एक्सीलरेशन इज, ये दोनों स्टेटमेंट आप याद रखें, इनको वर्ड्स में लिखें। दिस एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको जब मैथमेटिकली निकालेंगे तो A is proportional to F and A is proportional to 1 by n। तो इनको कंबाइन करेंगे तो A is proportional to F upon n। और प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो मैथ्स का रूल है, उसमें हम कोई सिंबल लिख देते हैं जिसकी कोई वैल्यू होती है, वो सिंबल हमने K लिख दिया। बाद में इसकी वैल्यू निकाली हुई तो SI यूनिट में वैल्यू कितनी निकली? 1 निकली। SI, the value of K in SI unit is 1। Therefore A is equal to F by N। और F का फॉर्म क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे F is equal to m r into x। वैसे अगर हम वो करते हैं कैलकुलेशन करता है, अगर हमारा ये 1 नहीं आता है, नहीं, ये तो ऑलरेडी आ चुका है। तो साइंटिस्ट ने जो डिफरेंट हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनमें मैथमेटिकल वे में उन्होंने उसकी वैल्यू निकाली है, तो वो तो ऑलरेडी आ चुका है। हम उसका एजम्पशन नहीं कर सकते। हम एजम्पशन वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे अभी प्रोसेस चल रहा है और अभी कांस्टेंट वैल्यू किसी की कुछ निकल रही है, किसी की कुछ निकल रही है, तो आप ज़्यादा एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट करें तो फिर आपकी वैल्यू कुछ हो सकती है। बात समझ में आई है? या तो मैं एजम्पशन करनी नहीं है तो हमें लिखना है कि भाई K की वैल्यू 1 है। साइंटिस्ट ने पहले से हाँ, ये सब निकाल भी कर लीजिए K की वैल्यू 1 ही है। 1 ही है, देखो निकाल लिया, इसलिए फॉर्मूला F इज इक्वल टू n बनेगा। और अगर वो कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल है, कभी कुछ निकल रही है कभी कुछ निकल रही है, तो कांस्टेंट फिर एज इट इज रहेगा। यानी K अगर हम यूज कर रहे हैं तो K साथ में रहेगा फॉर्मूले की, और फिर K की वैल्यू डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होगी, जो भी जिस कंडीशन में जो भी वैल्यू निकलती है। लेकिन यहाँ वैल्यू 1 निकल आई है तो बता दिया K की वैल्यू 1 है, इसलिए हमने कांस्टेंट हटा दिया, K हटा दिया और K की जगह 1 लिख दिया और 1 से वो फर्क नहीं पड़ता। आप बोलिए सर K की वैल्यू कभी गिवन ऐसा हो सकती है क्या? K की वैल्यू क्या हो सकती है न्यूमेरिकल वगैरह में? नहीं, K की वैल्यू 1 होगी तो निकालनी, इसमें हमें निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और क्या नहीं इनवर्स प्रोपोर्शनल सिखाते हैं, वहाँ पे क्या वैल्यू होगी K की, वो उसमें क्या नाम है जिसे कहना चाहिए वो बताते हैं उसमें। या तो फर्स्ट निकालने को देंगे कि A की वैल्यू इतनी है, B की वैल्यू इतनी, K की वैल्यू निकालो, और या फिर K की वैल्यू D होगी, A की वैल्यू D होगी, वो हमें भी यूज़ करना सही क्वेश्चन आए है। सही क्वेश्चन आए कि वैल्यू दी में K की वैल्यू निकालनी है। हाँ, वो पहुँच दे सकते हैं कि भाई K की वैल्यू निकालो क्या है, लेकिन यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ तो ऑलरेडी K की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी है वो 1 है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब आ जाइए इसी लॉ का सेकंड फॉर्म, जिसको इसको हम एक्सेल मोमेंटम की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ये किसके फॉर्म में थी? फोर्स। ये एक्सीलरेशन की फॉर्म में था, मास एंड एक्सीलरेशन। वो भी इसी तरह होगा, व्हेनेवर ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट चेंजेस इट्स मोमेंटम, चेंजेस इट्स। इसमें क्या था? व्हेनेवर ए फोर्स अंडर ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन। वहां पे हम जब एक्सीलरेशन बदलेगा तो मोमेंटम भी बदलेगा, मोमेंटम बदलेगा तो इस एक्सीलरेशन फोर्स लगेगी तो स्पीड बदलेगी, स्पीड बदलेगी तो क्योंकि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी बदलेगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मोमेंटम भी बदलेगा। तो व्हाट द लॉ सेज कि व्हेनेवर ए फोर्स अंडर द फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस a change in its momentum, it produces a change in its momentum। जिसकी तरह से हम एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं। क्या मोमेंटम, अगर मोमेंटम में अगर चेंज आ रहा है तो उसका एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं। दोनों तरह से मैंने डिफाइन करा है ना, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन, उसके बाद फिर ये बनेगा स्टेटमेंट। और अगर आप मोमेंटम की फॉर्म में डिफाइन करें, जो आपकी बुक में मोमेंटम की फॉर्म में दे रखा है, दोनों तरफ से दे रखा है बुक में, तो हम कहेंगे इट प्रोड्यूसेस ए चेंज इन मोमेंटम। एंड लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी इफ मोमेंटम जो है मान लो इनिशियल मोमेंटम mv है, फाइनल मोमेंटम mu है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन, जब हम इसको ऐसा करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, पहले इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं, लेट इनिशियल वेलोसिटी इज v मीटर पर सेकंड, v मीटर पर सेकंड, एंड फाइनल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड, आफ्टर t सेकंड, वो u मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम इन t सेकंड। ये जो मोमेंटम चेंज हुआ ये t सेकंड में हुआ है, तो वेलोसिटी में चेंज t सेकंड में आया, तो मोमेंटम में भी चेंज कितनी देर में आएगा? जितनी देर में टाइम लगा। तो चेंज इन मोमेंटम इन t सेकंड होगा mv माइनस mu, और चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड कितना होगा? इन 1 सेकंड। अब देखिए t सेकंड में इतना चेंज आया तो 1 सेकंड में कितना आएगा? mv माइनस mu अपॉन t। बात समझ में आई नहीं आया? भाई आपने कहा 2 मिनट में इतना चेंज आया तो 1 मिनट में कितना होगा? 2 से डिवाइड कर दो। तो t सेकंड में इतना चेंज आया तो 1 सेकंड में कितना आएगा? और इसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्यों? टाइम इन्वॉल्व है। जैसे हमने बताया था स्पीड की डेफिनेशन क्या थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम W को डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम एक्सीलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v माइनस u अपॉन t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये 1 सेकंड में कितना चेंज आ रहा है उसे रेट ऑफ चेंज कह सकते हैं। रेट ऑफ चेंज, जब मोमेंटम की बात हुई तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये निकला है। अभी तक लॉ नहीं आया। ये तो आपकी मोमेंटम में चेंज आई है और 1 सेकंड में कितनी चेंज आई है आपने वो निकाला है। लॉ उसे कहते हैं कि वो जो चेंज है वो किसके बराबर है। जैसे आपने पहला जो वर्जन था उसमें बताया था फोर्स लगी उसमें एक्सीलरेशन पैदा हुआ, अभी लॉ नहीं आया। लॉ कब आया? जब आपने बताया कि ये एक्सीलरेशन किसके बराबर है, जो एक्सीलरेशन आया है वो किसके बराबर है। आपने कहा एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड माइनस फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये कौन निकाल रहा है? ये न्यूटन ने निकाला। ये जो एक्सीलरेशन में, ये तो हमें मालूम है फोर्स लगी तो एक्सीलरेशन आएगा, ये तो हम जानते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया से कि जब भी फोर्स लगेगी अनबैलेंस फोर्स का एक्सीलरेशन होगा ही होगा।
ये कोई नई चीज नहीं। लॉ कहां से शुरू होता है? यहां ये बताता है कि चेंज आया एक्सेलरेशन में, ये किसके बराबर आ रहा है। जब वो स्टेटमेंट आप मिला के बोलते हैं तब वो बन जाता है लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसी तरह मोमेंटम में चेंज आना, जब एक्सेलरेशन फोर्स लगेगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा, फोर्स लगेगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। जब मोमेंटम चेंज होगा तो ऐसे मोमेंटम फिर कैम चेंज होने में टाइम लगेगा, तो t सेकंड में मोमेंटम mv माइनस mu चेंज हुआ, एकदम स्पीड कम ही होगी। स्पीड जो होगी 20 मीटर पर सेकंड थी वो कम हो गया 18 मीटर पर सेकंड हो गई, तो उसमें टाइम तो लगेगा ना। यानी एकदम पलक झपकती हो 20 से 18 हो जाएगी, इट विल टेक टाइम। यू अंडरस्टैंडिंग? तो t सेकंड में वो मोमेंटम चेंज हुआ mv माइनस mu, तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ? अगर हम इसको इक्वली डिवाइड करें तो जितना t सेकंड में चेंज होगा उसको यूनिफॉर्मली डिवाइड करें तो t सेकंड में कितना चेंज होगा? mv माइनस mu अपॉन t। ये आपका लॉ है, वो क्या नाम है, रूल है फिजिक्स का, कि कितना चेंज मोमेंटम में आएगा 1 सेकंड में। समझ में आया नहीं आया कि t सेकंड में इतना चेंज आया तो 1 सेकंड में कितना आएगा। यहाँ तक ये क्या चल रहा है, मोमेंटम का कितना चेंज आ रहा है, 1 सेकंड में कितना आ रहा है। लॉ जो है वो इससे आगे शुरू हो रहा है। लॉ ये कहता है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, लॉ ये कहता है कि इसका फोर्स से क्या ताल्लुक है, कि जो चेंज इन मोमेंटम आया, मोमेंटम नहीं, मोमेंटम डज नॉट इंडिकेट कि फोर्स भी लग रही है। मोमेंटम तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहते हैं। चेंज कब आएगा? जब फोर्स लगेगी। तो जो चेंज आया वो कितना है वो तो हमने वैसे ही निकाल दिया कैलकुलेशन से। लॉ क्या कहता है कि ये जो चेंज आया, रेट ऑफ चेंज, यानी 1 सेकंड में जो चेंज आया है, ये जो चेंज है ये फोर्स पे डिपेंड करता है। ये चेंज अगर फोर्स ज्यादा होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा, यानी 1 सेकंड में ज्यादा चेंज आएगा, और फोर्स कम होगी तो 1 सेकंड में कम मोमेंटम में चेंज आएगा। So what law says? Second law says what? Here, rate of change of momentum is directly proportional to force. ये है second law। यहाँ से लॉ शुरू हो रहा है। वहाँ पे चेंज काय में आया था पहले वाले स्टेटमेंट में, एक्सेलरेशन में, तो वो एक्सेलरेशन फोर्स के प्रोपोर्शनल था। यहाँ चेंज हम किस में बता रहे हैं? मोमेंटम की फॉर्म में बता रहे हैं। तो वो जो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया है, टोटल मोमेंटम नहीं, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज होगा, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सेकंड लॉ स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो इसी को फिर हम इस तरह से लिखते हुए चलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, दिस इज सेकंड लॉ। और इसको जब हम अप्लाई करेंगे, आगे चलेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू k इंटू एफ। वही रूल, प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 1। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू k इज इक्वल टू f इज इक्वल टू f when k इज इक्वल टू 1, when k इज इक्वल टू 1। फॉर्म सिंबॉलिकली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? mv माइनस mu अपॉन t इज इक्वल टू फोर्स। बात समझ में आ गई? तो न्यूटन सेकंड लॉ को हम 2 तरह से वेरीफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एक पहले भी बताएंगे कि मेरे फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसमें फोर्स लगती है तो क्या होता है? एक्सेलरेशन पैदा होता है। अगर एक्सेलरेशन आपने लिखा है तो फिर एक्सेलरेशन की टर्म्स में जाएंगे। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और फोर्स लिखे तो अनबैलेंस फोर्स लिखना, ओके। दिस इज इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। और फिर आप वो
डेरिवेशन करेंगे एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए आ जाएगा। यहाँ पे भी आप आखिर में वहीं पहुँचेंगे, लेकिन एम कॉमन निकाल लेंगे। जब एम कॉमन निकल आएगा तो हो जाएगा बी माइनस यू अपॉन टी, और बी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बन जाएगा वो? एक्सीलरेशन। तो ये हो जाएगा m इंटू ए इज इक्वल टू एफ। कोई फॉर्मूला आ गया जाएगा। ठीक है, तो आप दो फॉर्मूले याद रखिए, एक तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक फोर्स का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी एम वी माइनस एम वी अपॉन टी। इस फॉर्म में भी याद रखिए। पॉइंट क्लियर हो गया आपके? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्लास में फोर्स का यूनिट को डिफाइन करेंगे। फोर्स का यूनिट क्या है? जो ऐसा यूनिट है फोर्स का, न्यूटन है, उसको डिफाइन कर देंगे, और फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन लेंगे। लेकिन बिफोर क्या नाम है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन